खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में की गई। कब की गई? 13 अप्रैल 1699। तो 13 अप्रैल 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना की गई, तभी से आप जानते हो 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहीं से आप कह सकते हो कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल में इनमें से बैसाखी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? बैसाखी मनाई जाती है। लोहड़ी आप फसल कटाई से संबंधित त्योहार भी समझ सकते हो, 13 जनवरी को आती है। लोहड़ी भी पंजाब का त्योहार है। और इससे साथ ही आप संक्रांति, जो मकर संक्रांति होती है, उससे संबंधित त्योहार भी समझ सकते हो। मकर संक्रांति से संबंधित त्योहार भी समझ सकते हो। होला मोहल्ला होली के आसपास आता है। आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, ये बात 1680 के आसपास की है। आनंदपुर साहिब में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कूच किया, उसी यात्रा की याद में प्रत्येक वर्ष होला मोहल्ला, इसमें मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। फटी जेब लेकर मुझे फंसाने निकले हो। लकी, तुम्हारे जैसा फटीचर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज में सबकी सिखों के द्वारा किया जाता है। तो पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, बैसाखी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? इनमें से कौन ऐसे जो अपने समय पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 15वीं जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो याद रखिएगा, भारत के 13वें राष्ट्रपति, ये 13वें थे। 13वें प्रणब मुखर्जी जी, 14वें रामनाथ कोविंद जी, 15वीं द्रौपदी मुर्मू। प्रणब मुखर्जी ये 1991 से लेकर 96 तक आप देखोगे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 4, आजकल आपके पेपर में एबीसीडी नहीं दे रहा, वो 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहा है, इस बात को ध्यान रखें। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आप 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे। राष्ट्रीय एकता दिवस, पेन कॉपी नोट लेते चलिएगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, जिससे आपको अंदाजा हो सके। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस। भारत के अलावा 4 और देश ऐसे जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कांगो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, भारत। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जो बर्थडे है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाया जाता है। ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? ऊंट संरक्षण, याद रखिएगा, ऊंट के ऊपर जो अनुसंधान संस्थान है या नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स, ऊंट के ऊपर अनुसंधान संस्थान, ये बीकानेर राजस्थान में है। ऊंट और चिंकारा, जिसको आप काला हिरन भी कहते हैं, ये दोनों राजकीय पशु भी हैं राजस्थान के। तो ऊंट अनुसंधान संस्थान ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। राजस्थान सरकार ने ही अपने बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया ऊंटों के प्रोटेक्शन और उनके डेवलपमेंट से, कैमल के कंजर्वेशन और उनके डेवलपमेंट से संबंधित। तो चौथे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? हमारे संविधान के भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार मिलेंगे, जिसमें निवारक निरोध से संबंधित ये अनुच्छेद 22 में बात कही गई है। इकट्ठा होने की आजादी,
तो भाषण की आजादी, ये सब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आजादी है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत ये जो अनुच्छेद 21 और 20 है, इसे इमरजेंसी आपातकाल के समय पर भी हटाया नहीं जा सकता, आपातकाल के समय पर भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मुख्य है। अनुच्छेद 21 में प्रश्न संख्या 6, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा है सरोद सम्राट, आपसे क्या पूछा है? सरोद सम्राट, अर्थात इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया सरोद प्लेयर है? प्रश्न पूछने का सीधा सीधा तरीका, इनमें से कौन फेमस सरोद प्लेयर है? आमिर अली खान, किशन महाराज, अमजद अली खान या पंडित रविशंकर? तो आप 8-10 अच्छे वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित प्लेयर्स जानते हैं। जैसे आप जानते हैं अमजद अली खान, ये बहुत ही फेमस सरोद वादक है। इसी तरह पंडित रविशंकर प्रसाद, ये सितार वादक है। इन्होंने मध्य प्रदेश का एक मेहर राजघराने में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खान, उनसे सीखा था। तो पंडित रविशंकर प्रसाद सितार, अमजद अली खान सरोद, इसके अतिरिक्त यदि आप जानोगे तो हरिशंकर चौरसिया बांसुरी, ऐसे आपको बहुत सारे, विलायत खान और भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे। तो ये म्यूजिक का पार्ट है डीपली। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, सरोद सम्राट अमजद अली खान। किए गए कार्य की इकाई, रेट ऑफ यूनिट ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। आपसे पूछा है कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई क्या है? ये कार्य की इकाई भी होती है, ये ऊर्जा की इकाई भी है, ये वर्क और एनर्जी दोनों की इकाई होती है। वर्क और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट है, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। इसकी सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस व्यवस्था में इसकी यूनिट क्या होती है? अर्ग। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा कार्य की ऐसा यूनिट जूल हो जाती है। वाट शक्ति की हो जाती है, पावर की हो जाती है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। 7 का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है, 7 का उत्तर बी 2 जूल आपका बिल्कुल सही है। 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन फोर्स से आपने किसी चीज को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से देश के आदर्श पर बल दिया। अब सभी जानते हैं हम दुनिया में इस सभी भय बंधन, मोक्ष माया, इन सब से मुक्ति पाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, सभी का यही है। इन्होंने कहा मुक्ति पा सकते हो किसके माध्यम से? समाज सेवा के माध्यम से, निस्वार्थ कार्य, ऐसे कार्य करने से जिनमें आपका स्वार्थ नहीं हो, मतलब दूसरों की भलाई करने से। इनका मोटो भी था आत्मनो मोक्षार्थम जगधृत्वाय। इनका ये करके आत्मनो मोक्षार्थम, मोक्षार्थम जगधृत्वाय, धृत्वाय, कि अगर आप समाज सेवा करते हैं, यदि आप निस्वार्थ कार्य करते हैं, इसी में आपका और समाज का भला मोक्ष छुपा है। तो उन्होंने कहा यदि आप मोक्ष पाना चाहते हो, यदि आप दुनिया में मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य करना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में स्थापना, मोक्ष, समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य। कॉलजी कॉय में परिपक्व भाग किस आकृति का होता है? परिपक्व भाग, मेच्योर भाग जो होता है, ये किस आकृति का होता है? अब सभी जानते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस मान लेता हूं, केंद्रक, किसी भी सेल का इसे केंद्रक मान लीजिए। यहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर्या जिसे बोलते हैं, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर लिपिड्स। अब प्रोटीन और लिपिड्स जो आए
तो यहीं पर कुछ इस प्रकार की एक के ऊपर एक जैसे परत वाली कुछ इकाइयां होती हैं, जिनको गोल्जी कॉय, कैमिलियो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इनको खोजा। इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस की ओर, एक होता है सेल वॉल, अर्थात जो कोशिका सेल मेम्ब्रेन, जिससे आप कोशिका ऐसे भी कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ये जो भाग होता है इसको सिस भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस भाग। और जो इस तरह भाग होता है उसे ट्रांस भाग कहते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांस, इसे मेच्योर भाग भी कहते हैं, क्योंकि यहां से प्रोटीन एंटर करते हैं और यहां से बिल्कुल पैक होकर ये प्रोटीन जहां जाने होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। प्रोटीन पैकेजिंग का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन पैकेजिंग का। ये जो इसका सिस भाग है ये कॉन्वेक्स होता है, इमेच्योर है। हमसे मेच्योर पूछा है, अर्थात जब प्रोटीन पैक हो जाते हैं। और ये जो मेच्योर भाग होता है ये कॉन्केव होता है। लेकिन जब ये आंसर की सीजीएल की आई तो साथ ही इसमें ये क्वेश्चन का जो उत्तर था वो आंसर की में गलत था। इस क्वेश्चन का जो उत्तर था वो आंसर की में क्या था? बिल्कुल गलत उत्तर था। तो कैसा होता है? सिस फेस जो इमेच्योर है वो कॉन्वेक्स उत्तर, जबकि जो मेच्योर अथवा परिपक्व फेस है वो कॉन्केव अथवा अवतल होता है। तो सही उत्तर क्या जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही है सर, कॉन्केव फेस होता है। तो गोल्जी कॉय में परिपक्व भाग जो होता है जहां से प्रोटीन पैक होकर डेस्टिनेशन मंजिल की तरफ भेज दिए जाते हैं वो कॉन्केव। अवतल शेप है, परिपक्व भाग भी बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जबकि सी जो है सिस भाग जो है ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। नौ का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कोयले का जलना ये किस प्रकार की रिएक्शन का उदाहरण है? कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की। पहली बात तो समझिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी चीज का जल जाना ये केमिकल चेंज होता है। एक होती है सटीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A+B बन के AB बन गया। एक होता है कोई चीज AB थी, उसको आपने हीट दी या इलेक्ट्रिक करंट दिया, A+B बन गई। ऐसे मान लो A में कोई AB चीज थी, कोई CD चीज थी, इसमें क्या हुआ? C ने B को हटाकर खुद जुड़ गई इसके साथ, AC+BD नामक कोई चीज बन गई। इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये कंबशन अर्थात कोई चीज जल गई। अब आपको यही देखना है कि कोयला, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला, कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी भाई, कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना, तो बनेगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो चीज जलती है। अब इसका तो कोई नाम नहीं है, इसका मतलब दो चीज मिलकर एक हो जा रही है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसका मतलब जब चीज एक हो जाती है इन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।